तो लास्ट क्लास के अंदर, कल मतलब लास्ट क्लास के अंदर अपना है ना, यहां से आई थिंक सो अपन ने चालू किया था, सेक्शन नंबर 11 से पढ़ना अपन लोगों ने चालू किया था, ठीक है ना। तो एक बार एकदम बढ़िया से क्या करेंगे, एक बार एकदम बढ़िया से यहाँ पर मस्त से लिखना, लिखना नहीं सॉरी, रिविजन करना चालू करेंगे यहाँ पर, और बढ़िया बढ़िया देखते हैं कि क्या क्या चीजें अपन ने कल के लास्ट क्लास के अंदर अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। आइए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सेक्शन नंबर 11 हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि अगर आप किसी भी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो 2 या 2 से ज्यादा लोग आपको मिनिमम लगेंगे, जो लॉफुल बिजनेस करना चाहते हो और प्रॉफिट कमाना चाहते हो, उनको एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है और उसके ऊपर अपने नाम को सब्सक्राइब करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बोलो बच्चों, नाम को सब्सक्राइब करना पड़ता है। फिर ये डॉक्यूमेंट और इसके साथ साथ एक और स्टेटमेंट आप यहां पर फाइल कर देते हो रजिस्ट्रार के पास, और रजिस्ट्रार किसके पास, जहां पर आपके एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला है। सर वो स्टेटमेंट जो आप फाइल करते हो उसके अंदर वो कौन देता है, तो वो सीए, सीएमए या एडवोकेट दे सकता है। या दूसरा, जिन लोगों का भी नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर आता है वो भी यहां पर क्या कर सकता है, वो भी इसके साथ साथ, मतलब ये दोनों लोग ये स्टेटमेंट देंगे कि जितनी भी रिक्वायरमेंट से एक्ट की, क्या कहा मैंने बोलो, जितने भी रिक्वायरमेंट से एक्ट की वो हमने कंप्लाई किया है, और इसके साथ साथ जो भी इनकॉर्पोरेशन के मैटर्स है हमने वो मैटर्स को भी क्या करके रखा है, हमने वो मैटर्स को भी यहां पर एकदम बढ़िया से क्या करके रखा है बोलो बच्चों, मैटर्स को फॉलो करके रखा है, ठीक है। ऑलराइट सर। फिर सर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या आता है। तो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में एलएलपी से रिलेटेड और पार्टनर्स से रिलेटेड, दोनों चीजों से रिलेटेड डिटेल दी जाती है। जैसे नाम आता है एलएलपी का, बिजनेस क्या करता है एलएलपी, एड्रेस क्या है एलएलपी का, इसके साथ साथ नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स और नेम एंड एड्रेस ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, ऐसी 5 बातें आती है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर। अब एक और बात बता दूं कि अगर पाया जाता है कि इसमें से कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स था, या अगर ऐसा लगता है कि नहीं नहीं जो स्टेटमेंट है ना वो ट्रू नहीं था, तो उस केस के अंदर फाइन लगेंगी, पेनल्टी लगेंगी। सर कितने की, सर इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकता है अप टू 2 इयर्स, एंड इसके साथ साथ 10,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की फाइन भी लग सकती है। क्या, बिल्कुल बिल्कुल लग सकती है सर, ऐसा अपन ने यहां पर पढ़ा था, ठीक है ना। फिर अपन ने सेक्शन नंबर 12 को पढ़ना चालू किया था, बड़ा ही सिंपल था, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। इनका कहना था कि सर जो डॉक्यूमेंट्स हमने एलएलपी को भिजवाए हैं, तो एलएलपी 14 दिन के अंदर उस डॉक्यूमेंट्स की मदद से आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करती है। ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे रजिस्ट्रार का कॉमन सील लगा होता है, ठप्पा लगा होता है, और ये अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस के तौर पर होता है कि हाँ हमारी एलएलपी क्या हो चुकी है, हमारी एलएलपी यहां पर बन चुकी है। ये अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयरिन के बारे में बात करूंगा। सर देखो, जो भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, वहां पर सारे कम्युनिकेशन और नोटिस कहां पर जाएंगे, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे जाएंगे। मतलब किसी पार्टनर को नोटिस देना है, एलएलपी को नोटिस देना, भैया मेरा काम है, मैं पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से रजिस्ट्रार का जो भी रजिस्टर्ड पोस्ट है ना वहां पर मैं भिजवा दूं करके, सिंपल सी ये बात है। सर अगर मान लो एलएलपी का कोई भी प्लेस या कोई भी चीज चेंज होती है तो आपको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म करना पड़ता है, इसको आरओसी को आप इन्फॉर्म करते हो, और अगर आपने कॉन्ट्राविन किया तो 500 रुपए से लेके 50,000 तक की पेनल्टी आपको लगती है, ठीक है। फिर अपन ने बहुत ही फालतू पॉइंट देखा था जिसके नोट्स अपने को नहीं बनाना है, क्या कि इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, कि तो हम केस कर सकते हैं, कोई हम पे केस कर सकता है, हम इसके अलावा प्रॉपर्टी ले सकते हैं, हम इसके अलावा कॉमन सील है, इसके अलावा एक्ट और बॉडी कॉर्पोरेट और वो सब चीज है। फिर अपन ने और एक और वाहियात पॉइंट पढ़ा था कि सर नाम में क्या रखा है, तो नाम में ये रखा है बच्चों कि एलएलपी के नाम के आगे एक तो एलएलपी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लगाना होता है। ये नाम अनडिजायरेबल या आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए किसी दूसरी एलएलपी कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। फिर रिजर्वेशन ऑफ नेम के बारे में भी पढ़ा था, अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सर इसके अंदर बस एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि मैं यहां पर जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म भेजता हूं प्रपोज एलएलपी का या नए नाम का, अगर एग्जिस्टिंग एलएलपी है तो नाम चेंज के लिए नए फॉर्म की बात हो, या कोई नई एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने की बात हो, दोनों के केस में जो मैं रिसीट भेजता हूं ना उससे 3 महीने तक नाम को रिजर्व रखा जाता है। किसके द्वारा बच्चों, रिजर्व रखा जाता है एलएलपी के द्वारा। बस ऐसा यहां पर बोला गया है। क्या इतनी बातें आप सभी लोगों को क्लियर है? फटाफट फटाफट जल्दी से बता देंगे क्या इतनी बातें आप सभी लोगों को एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? ठीक है ना, चलिए सर आ जाओ।
अब हम लोग चलेंगे एकदम खतरनाक पॉइंट पढ़ने के लिए फिर से, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन में भी ये इंपॉर्टेंट हुआ करता था, इंटर में भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है। यानी कि अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी के बारे में। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सुधारना। क्या मतलब होता है बोलो बच्चों? सुधारना मतलब करेक्ट करना। आप लोग फाउंडेशन के अकाउंट्स में एक टॉपिक पढ़ते होंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम से, बराबर है ना, कि अकाउंट्स में कुछ गलती हो चुकी है, हमको उस गलती को सुधारना है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेक्टिफिकेशन। क्या कहा जाता है बोलो बच्चों? उसे कहा जाता है रेक्टिफिकेशन। तो एग्जैक्टली उसी चीज के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ने वाले कि रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, यानी कि जो एलएलपी का नाम है ये गलत हो गया। सर एलएलपी का नाम गलत कब हो सकता है? ये देखो, एक तो वो अनडिजायरेबल है, या वो किसी दूसरी एलएलपी कंपनी या ट्रेडमार्क से मैच कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि नाम गलत हो गया। देखो क्या बोला, नाम क्या नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर नाम ऐसा रहा तो इसका क्या हो गया? इसका अर्थ ये होता है कि नाम गलत हो गया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक एलएलपी ओपन किया जिसका नाम डाला मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज एलएलपी नाम से, या मैंने एक और एलएलपी ओपन किया इन्फोसिस एलएलपी नाम से, या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एलएलपी नाम से, लिमिटेड की जगह एलएलपी नाम से, तो क्या आपको लगता नहीं क्या ये सारे नाम जो है ना, ये मैं क्या कर रहा हूं, जानबूझ के एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम को यूज कर रहा हूं ताकि उनके नाम को मैं कैपिटलाइज कर सकूं। कैपिटलाइज का अर्थ होता है मैं उनके नाम से प्रॉफिट कमा सकूं करके, ये मेरा इंटेंशन है इसके अंदर। तो इनका कहना है कि अगर आप दोस्तों, अगर आप ऐसे गलत गलत नाम रखोगे ना तो रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम का प्रोविजन इन्वोक हो जाएगा। मतलब यहां पर ये बता रहे कि कैसे इस गलत नाम को सुधारा जा सकता है अगर किसी पर्सन को चोट लगी है। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज एलएलपी खोल लिया तो मुकेश अंबानी को, अनंत अंबानी को, आकाश अंबानी को चोट लग गई। इसके अलावा अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने नेचुरल्स एलएलपी डाल दिया दोस्तों, तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यूज किया मैंने कामदार फूड्स एलएलपी का, तो ऐसे केस के अंदर उनको चोट लग गई। समझ रहे? तो जो भी दुखी आत्मा होता है जिनको मेरे नाम यूज करने से चोट लग रही है, दिल दर्द दर्द हो रहा है उनका, तो ऐसे केस में वो लोग अर्जी लगाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्या कहा मैंने? बोलो। वो लोग अर्जी लगाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर सब कुछ ठीक लगा तो वो एलएलपी को, मतलब कि जो दूसरी एलएलपी चुट्टी एलएलपी है, उसको ऑर्डर पास करेंगे कि ए बाबू मोशाय अपने नाम को बदलो करके। क्या करो बोलो बच्चों? अपने नाम को बदलो करके ऐसा यहां पर क्या कर सकते हैं? ऐसा यहां पर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी यहां पर सेक्शन नंबर 17 लिख रहा हूं। सेक्शन नंबर 17, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं सर, मैं आपके साथ ये कह रहा हूं कि अगर मान लो कोई एलएलपी है ना, कोई न्यू एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है। क्या कहा मैंने? बोलो। देखो कोई न्यू एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है। अब ये जो न्यू एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है ना, ये इसका जो नाम है, इसका जो नाम है, एक तो ये क्या है? अनडिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है, या इसका जो नाम है ना ये आइडेंटिकल है। क्या है बोलो बच्चों? आइडेंटिकल है। किससे आइडेंटिकल है? किसी दूसरी एलएलपी से, या किसी कंपनी से, या किसी रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क से। किससे बोलो बच्चों? रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क से। समझे क्या बात को? तो ऐसे केस के अंदर ये जो भी कंपनी या रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर या ट्रेडमार्क है ना, ये लोग क्या कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं बोलो बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन डाल सकते हैं। किस चीज का? कि नाम बदलो एलएलपी का, चेंज नेम को लेके एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट को सब कुछ ठीक लगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या पास करेगा? ऑर्डर पास करेगा। क्या पास करेगा बोलो बच्चों? ऑर्डर पास करेगा कि आप क्या करो? चेंज करो नेम को। क्या करो बोलो बच्चों? चेंज करो नेम को। और वो भी कितने महीने में?
3 महीने के अंदर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं विद इन 3 मंथ्स। क्या कहा मैंने, बोलो बच्चों, विद इन 3 मंथ्स आप नाम को चेंज करो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज किसी ने एक नया, मान लीजिए आज किसी ने ओपन किया सीए अल्टीमेट एलएलपी नाम से, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं या मेरे पार्टनर्स या हमारी फर्म क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्जी लगा सकती है कि आप यहां पर क्या करो, देखो नाम आइडेंटिकल हो चुका है, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट को अर्जी पहुंचेंगी तो वहां से सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिस भेजेंगी नए एलएलपी को, सीए अल्टीमेट एलएलपी को नोटिस भेजेंगी कि जिस दिन मान लो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट 1 जनवरी को भेज रही है उनको नोटिस, तो 1 जनवरी से 3 महीने क्या होगा, 1 फरवरी, 1 महीना, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल तक आप अपने आप का नया नाम चुनो और हमको उसके बारे में बताओ। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा किसको बेटा, नए एलएलपी को। क्या इतनी बात आपको समझी? क्या तो मैं आपको अभी देखो रीड कर रहा था वो चीजें, ठीक है। देखो यहां पर क्या, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन नंबर 15-16, मतलब 15-16 सेक्शन क्या बाढ़ में, उसकी सुनो मत, वो जो कह रहा है उसको शेटो मत बिल्कुल भी। देखो क्या, इफ थ्रू इन एडवरेंस और अदरवाइज, मतलब कुछ गलत तरीके से अगर एलएलपी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और ऑब्टेनिंग न्यू नेम, एक तो पहली बार कंपनी या एलएलपी रजिस्टर हो रही है तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन होगा, ये एग्जिस्टिंग एलएलपी है वो अपने नाम को चेंज कर रही है, तो इसे बोला जाता है रजिस्ट्रेशन बाय न्यू नेम। क्या कहा जाता है बोलो बच्चों, रजिस्ट्रेशन बाय न्यू नेम इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम विच इज आइडेंटिकल और टू रिसेंबल, एक तो वो आइडेंटिकल है मतलब किसी दूसरे कंपनी से मैच हो रही है या बहुत सेम है। क्या सेम सेम है, किसी एलएलपी या कंपनी से या किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाले प्रोपराइटर से, तो ऐसे केस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा ऐसे एलएलपी को कि कृपया करके अपने नाम को क्या करो, चेंज करो, वो भी कितने दिनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर अपने नाम को चेंज करो फ्रॉम इशू ऑफ डायरेक्शन। तो जब हम डायरेक्शंस को इशू कर रहे हैं ना, वहां से देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जब डायरेक्शन इशू कर रहा है वहां से 3 महीने, इसलिए मैंने बोला भले ये अर्जी मैंने आज लगाया हो बेटा यहां पर, ठीक है ना, मैंने ये अर्जी मान लो अक्टूबर के महीने में लगाया हो, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर न्यू एलएलपी को ऑर्डर दिया 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 3 महीने कैलकुलेट होने वाले हैं। क्या कहा मैंने, बोलो 1 जनवरी से 3 महीने कैलकुलेट होने वाले हैं। समझ में आया क्या? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? फटाफट बताओ, ठीक है। आओ अब देखो क्या, अब इनका कहना है कि ये जो एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन आप कब तक लगा सकते हो, ये एप्लीकेशन विद इन 3 इयर्स लगाया जा सकता है ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एलएलपी। क्या कहा मैंने, बोलो ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एलएलपी। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, कि अगर मान लीजिए ये नई एलएलपी जो है ना, ये 1 जनवरी 2025 को इनकॉर्पोरेट हुई है, तो अर्जी कब तक लगाई जा सकती है, 1 जनवरी 2025 से लेके 26, 27, 28, तो 3 साल 28 में हो रहा है, यानी कि 1 जनवरी 2028 तक मैं ये अर्जी लगा सकता हूं। सर ऐसा हुआ कि 2028 के 1 जनवरी 2028 के बाद नहीं लगा सकता दोस्तों, और 1 जनवरी 2025 से पहले तो वैसे ही नहीं लगा सकता क्योंकि तब तो एलएलपी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई थी, तो तब तो उल्लंघन ही नहीं हुआ था ना बेटा। आप समझिए, स्वर्ग देखना है तो मरना जरूरी है, पर मरा ही नहीं तो स्वर्ग कैसे देखेंगे? तो वैसा ही ना कि अगर मान लो एलएलपी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई तो कंप्लेंट कैसे करूं मैं, ये तो बहुत ही हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2025 से लेके 28 तक के बीच में, इन 3 सालों के अंदर ये वाली जो कंपनी है जो बोल रही है कि अरे अरे मेरे नाम को चुरा लिया है मेरे तुमने नाम को, है ना, तो वो अर्जी कब तक लगा सकती है, 3 साल के अंदर ही लगा सकती है। समझ में आया क्या? गॉट इट एवरीवन? सभी लोगों को बातें एकदम बढ़िया से क्लियर? ये बच्चों है ना एमसीक्यू के अंदर पूछते हैं कि कब अर्जी लगाई जा सकती है, ठीक है ना, कब, ये दोनों, ये भी पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि कितने दिन में ऑर्डर ये जो इश्यू होता है उसमें कितने दिन में कंप्लाई करना पड़ता होता है और कब तक ये अर्जी लगाई जा सकती है। आओ अब इसको पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट मतलब जो भी ऊपर बोला गया उसको तोड़ते हुए मैं कुछ बातें कर रहा हूं यहां पर। एन एप्लीकेशन फॉर प्रोपराइटर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क शैल बी मेंटेनेबल फॉर पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
तो जब से इनकॉर्पोरेशन हुआ है वहां से 3 साल तक आप अर्जी लगा सकते हो और रजिस्ट्रेशन और चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ नेम ऑफ एलएलपी ऑफ द एक्ट। इसका मतलब है सर 3 साल के अंदर आप अर्जी लगा सकते हो। शॉर्ट इन शॉर्ट इतना यहां पर कहना चाहते हैं। क्या सभी लोगों को ये बातें क्लियर है? आई होप आपने इसको बना लिया है। क्या नहीं, मुझे जल्दी से बता दो, क्या आपने इस चीज को बना लिया है? क्या फटाफट फटाफट बोलो जल्दी से, क्या आपने इसको बना लिया है? क्या आपका ये रेडी है? क्विकली बता दो, जल्दी से बता दो। यस, डन है। चलो, गुड गुड गुड, आ जाओ। अब ध्यान दो, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के बारे में। अब देखो क्या, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस दिया कि नाम को चेंज करो करके, बराबर ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर क्या दिया है दोस्तों? देखो, अब मैं आ रहा हूं यहां पर सेकेंड पॉइंट के ऊपर। सेकेंड पॉइंट मैं कह रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर नोटिस दिया है किसको? न्यू एलएलपी को। किसको? न्यू एलएलपी को। किस बात का? कि चेंज करो अपने नेम को। नेम चेंज को लेके नोटिस दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किसको? नए एलएलपी को। तो ऐसे केस में दो चीजें हो सकती है मित्रों। क्या? कि एलएलपी है ना बेटा, वो शाना है। शाना है मतलब एकदम अच्छा बच्चा है वो, ठीक है ना। तो वो क्या करता है? वो कंप्लाई कर देता है, मतलब वो अपने एलएलपी का नया नाम लेके आ जाता है। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो एलएलपी शाइनी है, शाना नहीं है, शाइनी है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो नाम को कंप्लाई ना करे, वो बोले अरे जो करना है कर लो, मैं नाम को चेंज नहीं करूंगा। देखो, अपन ने ऊपर पढ़ा था 3 महीनों का यहां पर नोटिस पीरियड दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट 3 महीनों क्या करता है बच्चों? नाम को चेंज करो 3 महीने के अंदर, ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि एलएलपी ने वाकई 3 महीनों के अंदर नाम चेंज कर लिया। तो इनका कहना है कि जब से आपने नेम को चेंज किया है, जब से आपने नेम को चेंज किया है, वहां से है ना 15 दिन के अंदर आप क्या करोगे? एलएलपी इन्फॉर्म करेंगे आरओसी को। किसके बारे में? नेम चेंज के बारे में। किसके बारे में बोलो दोस्तों? नेम चेंज के बारे में इन्फॉर्म करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? फिर से रिपीट कर दूं मैं आपको कि सर देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नए एलएलपी से, ओ भाया मैं तुझे 3 महीनों का समय दे रहा हूं। क्या कर रहा हूं बोलो? 3 महीनों का समय दे रहा हूं, तू नया सा बढ़िया सा नाम सोच और अपने नाम को बदल दे। एलएलपी ने नए नाम को रख लिया, नया नाम ढूंढा, सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा, उनको भी नाम जम गया, नया नाम रख रहे हैं ये लोग। अब नया नाम जब ये लोग रख रहे हैं ना, तो जब भी नया नाम आपका डिसाइड हो गया, वहां से 15 दिनों के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म कर देना ये हमारा नया नाम है। मान लो सर ऐसा हुआ कि एलएलपी ने खुद से नया नाम नहीं रखा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगा बच्चों? अलॉट कर देगा आपको न्यू नेम। और वो जो न्यू नेम आपको अलॉट करेगा ना, उसका वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी भेज देगा। क्या भेज देगा बोलो? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी भेज देगा। हालांकि एलएलपी में चेंज नेम लेटर, में चेंज नेम लेटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद से नया नाम दे दिया, क्योंकि आपने 3 महीने के अंदर नया नाम नहीं डाले तो, पर आप इस नाम को क्या कर पाएंगे? चेंज कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे बोलो बच्चों? चेंज कर पाएंगे, ठीक है। ऑल राइट सर, चलिए देखेंगे यहां पर क्या। वेयर एनी चेंजेस इन द नेम एंड ऑब्टेन्स न्यू नेम, वेयर एलएलपी चेंजेस इट्स नेम और ऑब्टेन्स न्यू नेम, देन इट शैल बी विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ चेंज गिव नोटिस टू रजिस्ट्रार। 15 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार को बता दो, अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, की हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर आया इसलिए हम नाम को चेंज कर रहे हैं। हु शैल कैरी आउट द चेंजेस इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर भी चेंजेस डाल दे, एंड विद इन 30 डेज, और 30 दिनों के अंदर क्या हो जाएगा? आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। सच एलएलपी शैल चेंज द नेम टू द एलएलपी एग्रीमेंट, और उसके बाद आप एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर नाम को चेंज करना। मतलब 15 दिन के अंदर आरओसी को बताना, और आरओसी आपको क्या कर देंगी? 30 दिनों के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहां पर दे देंगी। पर ऐसा हुआ सर कि मैंने नाम को चेंज नहीं किया। देखो, अगर यहां पर डिफॉल्ट हुआ है एलएलपी, कोई भी डायरेक्शन जो सबसेक्शन 1 में
ने दिया था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया बट एलएलपी ने नहीं माना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट कर देंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट शाल अलॉट न्यू नेम, सीधा नया नेम दे देंगी एलएलपी को, और रजिस्ट्रार एंटर कर देगा नए नेम को रजिस्टर्स ऑफ एलएलपी में, और एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इशू कर देता है उस नए नेम के साथ। हालांकि बाद में एलएलपी सब्सिक्वेंटली नाम को चेंज कर सकती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती है, वो तो कोई बात ही नहीं है, आप एलएलपी को नाम को तो बाद में चेंज कर पाओगे, बट जबरदस्ती की आपकी प्रक्रिया यहां पर बढ़ जाती है। चलो एक बार फटाफट फटाफट जल्दी से देखो, सर रजिस्ट्रार को बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरा नाम किया है और मीन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है, रजिस्ट्रार को तो बताना पड़ेगा ना बेटा। चलो चलो चलो, बधाई हो एलएलपी हुई है। नहीं नहीं, वो कंपनी में होता है बेटा, बधाई वाला पॉइंट कंपनी में आता है अपने। चलो फटाफट गो थ्रू करो एक बार। चलो डन है क्या आप लोगों का? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट। अब हम लोग चलेंगे अगले पॉइंट के ऊपर, स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी के बारे में पढ़ेंगे। जितना छोटा ये टॉपिक लग रहा है आपको, उतने ज्यादा सवाल इसके ऊपर से पूछते हैं, और खासकर ये टॉपिक बहुत ज्यादा एमसीक्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से आपका पूरा नया इंटर का पार्ट चालू हो रहा है। अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ना, ये आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं एलएलपी के अंदर फाउंडेशन में पढ़ लिया है, आपको फाउंडेशन तक इतना ही चैप्टर है बच्चों, ठीक है ना। अब इसके आगे का जितना भी इंटर का सिलेबस है, ये मतलब इसके आगे का जितना भी टॉपिक है ना, ये पूरा के पूरा सीए इंटर के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है ना। तो सारे लोग एकदम बढ़िया से ध्यान देना, एकदम बढ़िया से फोकस करना, जो जो चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगा। अब अपना नया नया यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, अब अपना नया नया यहाँ पर एलएलपी का जो न्यू पोर्शन है इंटर का, वो अपना यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। ऑलराइट सर, चलिए अब देखो क्या दोस्तों, सबसे पहली बात तो स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट एलएलपी, किस तरीके से एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो सबसे पहले आप नाम को रिजर्व करवाते हो बेटा, एक बार याद है आपको 3 महीनों के लिए आप नाम को रिजर्व करवा सकते हो, पॉइंट पढ़ा ऊपर ने। तो आप यहाँ पर नाम को रिजर्व करवाते हो, फिर एक बार आपका नाम रिजर्व हो गया, उसके बाद आप यहां पर क्या करते हो, फॉर्म भरते हो एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जिसके अंदर पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिटेल होती है। और एक बार आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके बाद एलएलपी एग्रीमेंट को बनाया जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि एलएलपी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसलिए आप एलएलपी एग्रीमेंट को एलएलपी बनने के बाद बनाते हो। पार्टनरशिप के केस में तो सर पहले ही बना देते थे, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म के केस में पार्टनरशिप की खुद की आइडेंटिटी नहीं होती थी, वो पार्टनर्स से बनता था, तो वो लोग बना सकते थे। बट क्योंकि एलएलपी की अपनी आइडेंटिटी है, तो जब तक एलएलपी बॉर्न ही नहीं हुआ है, क्या मुझे बताइए, क्या एग्रीमेंट उसका बनाया जा सकता है क्या जिसके अंदर पार्टनर्स और एलएलपी दोनों इन्वॉल्व है? नहीं सर, नहीं बनाया जा सकता। तो एग्जैक्टली मैं उसी पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं कि यहां पर एलएलपी एग्रीमेंट जो होता है ना, ये एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के बाद बनाया जाता है। इस बात का ध्यान रखना। देखो सबसे पहली बात तो, जब आप क्या करते हो, नाम को अगर आप यहां पर है ना रिजर्व करना चाहते हो, तो उस केस के अंदर रन एलएलपी फॉर्म आपको बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बोलो बच्चों, आपको फाइल करना पड़ता है यहां पर रन एलएलपी फॉर्म, जिसके अंदर आप अवेलेबिलिटी और रिजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ एलएलपी देखते हो कि क्या नाम अवेलेबल है क्या, और क्या नाम का रिजर्व करना पॉसिबल है क्या, ये चीज को आप देखते हो। फॉर्म कौन सा होगा बोलो, नाम के लिए फॉर्म क्या है, रन एलएलपी रन,
क्या है बोलो जल्दी से, रन एलएलपी नाम को लेके है। फिर इसके बाद नाम एक बार आपका रिजर्व हो गया तो फिर आप फिल आईपी, फिलिप क्या बोलेंगे बोलो बच्चों, फिल आईपी बोलो। फिलिप बोलोगे तो पी आने का डर रहेगा, तो फिल आईपी बोलो आप। फिल आईपी फॉर्म फिल किया जाता है दोस्तों इनकॉर्पोरेशन के लिए न्यू एलएलपी के। तो ऐसे केस में आप यहां पर जो प्रपोज एलएलपी ओपन कर रहे हो उनकी पार्टनर्स, डीपी और इनकी डिटेल्स को आप क्या करते हो, फिल आईपी फॉर्म के अंदर देते हो। और इसके बाद फिर यहां पर एलएलपी एग्रीमेंट जो है ना वो सेक्शन नंबर 23 के द्वारा मैंडेटरी होता है कि 30 दिन के अंदर, ये एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है कि 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, एलएलपी एग्रीमेंट को बनाना पड़ता है। सर लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा है ना कि एलएलपी एग्रीमेंट में जो चीजें नहीं होती है वो कहां से ली जाती है, शेड्यूल 1 से ली जाती है। एग्जैक्टली वो तो रहने ही वाला है बेटा पॉइंट, पर आपको एग्रीमेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है ई फॉर्म 3 के अंदर, और वो भी कितने दिनों में, 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। मतलब जब से एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है वहां से 30 दिनों के अंदर आप एलएलपी एग्रीमेंट को बनाते है। ठीक है, तो चलो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं। सबसे पहले नाम रिजर्व करने के लिए कौन सा होता है, रन एलएलपी। दूसरा, एक बार नाम रिजर्व हो गया तो एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करेंगे कौन सा, फिल आईपी फॉर्म से। फिल आईपी फॉर्म का नाम है दोस्तों, रन एलएलपी फॉर्म का नाम है, ई फॉर्म 3 फॉर्म का नाम है। समझ रहे आप बात को, जो आपको एनसीए के पोर्टल के ऊपर जाकर सबमिट करना पड़ता है। तो ये सारे फॉर्म्स के अलग अलग नाम होते हैं। सर फॉर्म का नाम यहां पर याद रखना है क्या, यस। देखो मैं एक बात बता दूं आपको, सीए इंटर लॉ के सिलेबस में बहुत सारे फॉर्म नेम आपको आएंगे, तो कौन से फॉर्म नेम आपको याद रखना है ये मैं आपको बताते हुए चलूंगा वहां के वहां। समझे क्या बात को, जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ये फॉर्म नेम को आपको याद रखना है, इसका मतलब ये फॉर्म नेम आपको लर्न रखना ही पड़ेगा। क्या कहा मैंने, बोलो रन रखना ही पड़ेगा। रन एलएलपी फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम, फिल आईपी फॉर यहां पर इनकॉर्पोरेटिंग एलएलपी, और 30 दिनों के अंदर आप एग्रीमेंट बनाते हो ई फॉर्म 3 के अंदर। किसके अंदर बोलो बच्चों, यहां पर ई फॉर्म 3 के अंदर। समझ में आ रहा है क्या, क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है, 3 स्टेप्स जिससे एलएलपी बनाई जाती है। ऑलराइट सर, अगला अब हम लोग आ जाएंगे यहां पर पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन के बारे में। किसके बारे में बोलो दोस्तों, पार्टनर्स एंड देयर रिलेशन के बारे में। अब सर एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर, यार इंडिविजुअल व्यक्ति इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है। 3 केसेस में इंडिविजुअल नहीं बन सकता, वो अनसाउंड माइंड का है, या वो एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट है, या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या जिसने खुद ने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंसी के लिए, वो नहीं बन सकता। बाकी सब बन सकते हैं, ये अपने को पता है। तो एलिजिबिलिटी के अंदर सेक्शन नंबर 22 में सेम पॉइंटर्स है यहां पर, ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टनर कौन होता है, जरा आ जाओ यहां पर, लिखो ऐसा, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। फिर लिखो यहां पर दूसरा बॉडी कॉर्पोरेट। पर इंडिविजुअल नहीं बन सकता, तब जब वो अनडिस्चार्ज क्या होता है दोस्तों, इंसॉल्वेंट होता है। दूसरा 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 तो पूरा के पूरा शेड्यूल 1 फॉलो करना पड़ता है श्रेयस। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होता है। दूसरा, अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी, और एक और क्या है, जिसको पागल डिक्लेयर किया गया है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट के द्वारा, ठीक है। चलो डन है क्या, यस। आइए अब देखो, अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 23 जो बात करता है रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। हेडिंग डालेंगे रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। फिर ये 30, बेटा श्रेयस वो फॉर्म फाइल करने की लिमिट है ना, ये देखो ना, ई फॉर्म फाइल जो आपको करना पड़ता है ना, ये 30 दिन के अंदर फाइल करना पड़ता है। ई फॉर्म में आपको सिलेक्ट करना पड़ता है यहाँ पर कि आपने कौन से मैटर्स पर डिस्कशन एलएलपी एग्रीमेंट में किया है ना, और जिन मैटर्स के ऊपर आपने नहीं किया होगा वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट शेड्यूल हो जाता है। अभी अपन यहाँ पर इस वाले पॉइंट में पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल आ भी रहा है ना, तो इस पॉइंट में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर। सवाल बनता है कि एक पार्टनर के क्या राइट्स होते हैं, या एक पार्टनर के क्या ऑब्लिगेशन होते हैं, किसके टुवर्ड्स, एलएलपी के टुवर्ड्स, बाकी पार्टनर्स के टुवर्ड्स, क्या इनके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है। तो इनका क्या कहना है सर, जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है पार्टनर्स के बीच में,
या जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में, समझना बात को, एक तो आपस में एलएलपी में पार्टनर्स में, एक तो आपस में पार्टनर्स में, या एलएलपी और पार्टनर्स में, तो ये किसके द्वारा गवर्नड होता है? इनका भैया सबका करता धरता होता है एलएलपी एग्रीमेंट। कौन होता है बोलो बच्चों? एलएलपी एग्रीमेंट, ठीक है ना। मतलब चाहे राइट्स एंड ड्यूटीज या राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टनर्स के बारे में बात करना हो या बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनर्स के बारे में बात हो, इन सारे चीजों को गवर्न कौन करता है? एक ही चीज गवर्न करती है और वो है एलएलपी एग्रीमेंट। मतलब एलएलपी एग्रीमेंट इज ऑलवेज सुप्रीम, ठीक है ना। तो जितनी भी बातें हमने एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर की रखी होंगी वो सारी बातें पार्टनर्स को फॉलो करना पड़ता है। पर सर ऐसा हुआ कि अगर मान लो एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट रहा या एग्रीमेंट में कोई मैटर के बारे में बात नहीं की है, तो इनका कहना है कोई बात नहीं, जो राइट्स एंड ड्यूटीज है ना वो किसके हिसाब से डिटरमाइंड होंगी? फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से डिटरमाइंड होंगी। कैसे डिटरमाइंड होंगी बोलो बच्चों? यहां पर फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से यहां पर डिटरमाइन होंगी। समझ में आ रहा है कि आपको बात है ना? चलिए सर आ जाओ यहां पर, चलो आगे बढ़ेंगे क्या, है ना। आइए, जोकर कुछ कमेंट कर रहे हैं, नाम जोकर है इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा हूं कमेंट को, ठीक है। आओ चलो, तो मैंने क्या कहा, मैं ये कह रहा हूं आप लोगों के साथ, चलिए आइए ध्यान दीजिए। तो अगर हमने, है ना, कैसा लगता होगा बेचारे हो माँ बाप को बेटा, है ना, कि बच्चे को हमने इतना पाला पोसा और वो क्या कर रहा है? जोकर नाम से भाई दूसरे केस में चैट कर रहा है। बताओ मेरे को, है ना, कितनी शर्मनाक बात होंगी भाई। तो ऐसे पूछे आपका बेटा क्या करता है, आपकी बेटी क्या करती है, तो जोकर बना फिरता है बोले चैट सेक्शन के अंदर। अरे भाई साहब बहुत ही खतरनाक, ठीक है। आओ तो चलो, मैंने क्या कहा, मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, सारे लोग ध्यान देना यहां पर, तो हमने क्या कहा? हमने ये कहा सर पार्टनर्स की आपस में राइट्स क्या है, आपस में ड्यूटीज क्या है, या पार्टनर्स की ड्यूटी एलएलपी और पार्टनर्स के बीच में आपस में क्या ड्यूटीज है, ये गवर्न होता है किसके द्वारा? एलएलपी एग्रीमेंट के द्वारा। किसके द्वारा बोलो बच्चों? एलएलपी एग्रीमेंट के द्वारा। पहला सर, पर एलएलपी एग्रीमेंट में अगर कुछ पॉइंट मिसिंग है, जैसे मान लो एलएलपी एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं लिखा है, तो इनका कहना है कोई बात नहीं, फर्स्ट शेड्यूल को रेफर करना, वहां पर तो कुछ ना कुछ जनरल चीजें लिखी होंगी, आप उसको फॉलो करेंगे। सर इसका मतलब अगर मान लो 10 मैटर्स है यहां पर होने चाहिए एलएलपी एग्रीमेंट में, 10 मैटर्स, पर उसमें से 7 चीजों के बारे में ही बात करता है एलएलपी एग्रीमेंट, तो मुझे एक बात बताओ, 3 चीजों के बारे में कौन बात करेंगे, या 3 चीजें हम लोग कहां से लाएंगे? तो 3 चीजें आपको शेड्यूल 1 में जो दी गई है ना, उसको आपको लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो बच्चों? उसको आपको लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है क्या? फटाफट फटाफट जल्दी से बोलो मुझे, है ना। यस, तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, देखो वहां पर रिलेशनशिप अमॉन्ग पार्टनर्स, या दूसरा पार्टनर प्लस एलएलपी, तो इनके जो म्यूचुअल राइट्स प्लस ड्यूटीज है, ये किसके द्वारा गवर्न होंगे? ये किसके द्वारा गवर्न होंगे बोलो? ये गवर्न होंगे लपा। किसके द्वारा? लपा। लेकिन सर अगर लप्पा कुछ नहीं कहता है तो आपको किसको फॉलो करना पड़ेगा? शेड्यूल 1 को फॉलो करना पड़ेगा। वो मैटर्स जिसके ऊपर लप्पा कुछ भी नहीं कहता है, उन मैटर्स के लिए आपको किसको फॉलो करना पड़ेगा? शेड्यूल 1 को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। एक बात ध्यान रखना, जिन मैटर्स के बारे में नहीं लिखा होता है उन्हीं मैटर्स को आप शेड्यूल 1 से देखते हो। जैसे 10 में से 7 मैटर्स के बारे में लिखा है तो 7 मैटर्स एलएलपी एग्रीमेंट से देखोगे और 3 मैटर्स शेड्यूल 1 से देखोगे। किससे देखोगे बोलो बच्चों? शेड्यूल 1 से देखोगे। समझ में आया क्या? क्या आपको ये बातें एब्सोल्युटली क्लियर है? परफेक्ट है एकदम। चलो सर, ये अपना कौन सा था? पहला और 4th वाला सबसेक्शन था जो अपन ने पढ़ा यहां पर। अब देखो सेकंड वाली चीज क्या यहां पर बोल रही है। इनका कहना है कि सर ये एलएलपी एग्रीमेंट और इसके अंदर अगर कोई भी चेंजेस होते हैं ना, तो ये आपको रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ता है। रजिस्ट्रार को आपको बताते रहना पड़ता है कि अरे यार, हमने जो एलएलपी एग्रीमेंट बनाया था ना, हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस किया।
हमारे हिसाब से कुछ उसके अंदर चेंजेस किए जाने थे, हमने वो किया, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है किसको, इसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ता है रजिस्ट्रार को। और रजिस्ट्रार बेटा ऐसे नहीं मानती है, रजिस्ट्रार को कुछ भी इंफॉर्मेशन दिए तो उसको क्या चाहिए, बोलो ना क्या चाहिए, गोल्ड डिगर, मतलब क्या चाहिए भैया, पैसा चाहिए हमको, क्या दे दो हमको, पैसा दे दो करके ऐसा। तो सर कोई भी अगर चेंजेस आपके होते हैं, इनका कहना है एग्रीमेंट में कोई भी चेंजेस वगैरह है तो आप इसको फाइल करोगे किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास आप इसको फाइल करोगे। ठीक है, चलो अपना सेकंड सबसेक्शन क्या कहता है कि सर एलएलपी एग्रीमेंट प्लस इसके अंदर के जो चेंजेस होते हैं इसको सर क्या किया जाता है, फाइल किया जाता है, किसके पास फाइल किया जाता है, आरओसी के पास आपको फाइल करना पड़ता है अलोंग विथ फीस, अलोंग विथ फीस आपको ये देना पड़ता है। तो रजिस्ट्रार अपने डॉक्यूमेंट में क्या करती है दोस्तों, चेंजेस कर देती है। बहुत अच्छी बात है सर। तीसरा पॉइंट देखेंगे अब, तीसरा पॉइंट देखो क्या कह रहा है, एन एग्रीमेंट इन राइटिंग मेड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। ये वाला पॉइंट बहुत प्यारा पॉइंट है, आपको समझने में मजा आएगा। देखो सर कोई भी एग्रीमेंट है जो आपने राइटिंग में कर रखा है, ठीक है ना, वो भी कब, एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले, बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में ये एग्रीमेंट है जो कुछ ऑब्लिगेशन इंपोज कर रहा है एलएलपी के ऊपर, तो ऐसे केस में ये एग्रीमेंट रेटिफाई होना चाहिए ऑल पार्टनर्स के द्वारा आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग एलएलपी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले देखो क्या कहना चाह रहा है, समझना बात को, ठीक है ना, बढ़िया से फोकस करना, सुनो 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 गांव वालों। हाँ चलो ध्यान देना, देखो क्या कह रहा हूं मैं, सुनो। ये एक टाइमलाइन है, लाइन आड़ी बन गई, लाइन, लाइन मारने में भाई तेजस सर बड़े तेज है बेटा, है ना, तेजस सर खतरनाक लाइन मारते हैं, मतलब ऐसा। ठीक है आओ सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान देना यहां पर। मैं ये कह रहा हूं आपके साथ कि यहां पर एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई, मान लो तारीख हम लोग इजी रखने के लिए डाल देते हैं, 20 अक्टूबर तारीख डाल देते हैं, यहां पर एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई। ठीक है, एलएलपी में कितने पार्टनर्स होने वाले, ए बी सी, 3 पार्टनर्स होने वाले हैं। अब इनका क्या एग्रीमेंट हो रखा है कि ए जो है ना बच्चों, वो पूरा के पूरा क्या करेगा, वो पूरा के पूरा खर्चा करेगा एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। और एक बार एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई तो उसके बाद जितना भी खर्चा हुआ है ना, वो खर्चे को रियम्बर्स कर दिया जाएगा, किसको, रियम्बर्स कर दिया जाएगा ए को, किसको रियम्बर्स कर दिया जाएगा, ए को रियम्बर्स कर दिया जाएगा, ऐसा मैं यहां पर बोल रहा हूं। ओ मतलब सर आपका ये कहना है कि ए अभी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, एलएलपी इनकॉर्पोरेट करने के लिए ए पूरा खर्चा कर रहा है, और पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट बना के रखा है कि ए अभी खर्चा करेगा और जैसी एलएलपी इनकॉर्पोरेट होंगी पूरा पैसा ए को रियम्बर्स कर दिया जाएगा। मान लो 30,000 रुपए लग रहे हैं तो बाद में ए को पूरा 30,000 रुपए वापस दे दिया जाएगा। एक बार एलएलपी बन गई तो एलएलपी के बुक से ये पैसा जाने वाला है। सवाल बनता है कि ये जो पुराना एग्रीमेंट आप लोगों ने बना रखा है, क्या इस एग्रीमेंट को एलएलपी सुनना पड़ेगा एलएलपी को या नहीं सुनना पड़ेगा, क्या कह रहा हूं मैं बोलो, क्या इस एग्रीमेंट को एलएलपी को सुनना पड़ेगा या नहीं सुनना पड़ेगा, बोलो जल्दी से मुझे। तो इसका अर्थ ये होगा बच्चों एलएलपी को सुनना पड़ेगा, पर कब सुनना पड़ेगा, जब इस एग्रीमेंट को एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के बाद ए बी और सी तीनों इसको अप्रूव करते हैं ना, तब जाके ये एग्रीमेंट एलएलपी के ऊपर बाइंडिंग होगा, अदरवाइज ये एग्रीमेंट एलएलपी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा, मतलब एलएलपी को ए को पैसा देने की जरूरत नहीं। पर समझ में आ गया क्या, अभी बात समझ में आई क्या आपको, अरे बोलो ना। तो इनका कहना है सर एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने से पहले अगर आपने कोई एग्रीमेंट बना रखा था, सुन लो फिर से, एग्रीमेंट बना रखा था जो एलएलपी के ऊपर कोई जिम्मेदारी डालना है, तो जिस समय आपकी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गई उस एग्रीमेंट को सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर रेटिफाई, रेटिफाई का मतलब होता है अप्रूव करना, सब्सीक्वेंट अप्रूवल को बोला जाता है रेटिफिकेशन या रेटिफाई करते हैं। एंड देन उसके बाद एलएलपी जो होती है ना, वो क्या होती है बच्चों, वो यहां पर उसको चीजों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आ जाओ तीसरा सबसेक्शन, तीसरा सबसेक्शन, इफ
there is any agreement, if there is any agreement before incorporation of LLP, if there is any agreement before incorporation of LLP which imposes obligation का मतलब होता है ड्यूटी, obligation on LLP, which imposes obligation on LLP, if there is any agreement before incorporation of LLP which imposes obligation on LLP, then such agreement shall be ratified by all partners once LLP is incorporated. एलएलपी को क्या तो राइट दे दोगे बेटा आप, पहले थोड़ी राइट तो आप बाद में, एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के बाद ही राइट दिए जाते हैं ना सर, पर ऑब्लिगेशन तो दे सकते हैं ना, पहले से आपने लाइबिलिटी क्रिएट करके रखी, राइट जनरली थोड़ी आप पहले से सामने वाले को दे के रखते हो, ये भी तो लॉजिकली सोच के देखो थोड़ा, ठीक है। आओ चलो, तो मैंने क्या किया यहाँ पर सर, ये अपन ने 1 and 4th वाला सबसेक्शन पढ़ा, सेकंड वाला पढ़ा और थर्ड वाला यहाँ पर अपन ने पढ़ा, समझ में आ रहा है कि आपको बात है? ऑल राइट सर, चलिए आएंगे, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। चलो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 24 के बारे में। सेक्शन नंबर 24 बात करता है सेसेशन। सेसेशन का मतलब क्या होता है? कैंसलेशन। क्या होता है बोलो जल्दी से? सेसेशन का मतलब होता है कैंसलेशन। कैंसलेशन का मतलब होता है स्टॉप करना किसी चीज को, रोक देना किसी चीज को। तो यहां पर टॉपिक क्या है? सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। जैसे देखो, अल्टीमेट सीए के अंदर मेरा 10% का प्रॉफिट है, तो मैं इसे बोलता हूं पार्टनरशिप इंटरेस्ट हुआ मेरा। समझे क्या बात को? एलएलपी में मेरा पार्टनरशिप इंटरेस्ट हुआ, इसका ये मतलब हुआ है। पर अगर ये इंटरेस्ट स्टॉप हो जाता है, क्या कहा मैंने बोलो? अगर ये इंटरेस्ट स्टॉप हो जाता है तो इसे क्या बोला जाता है? इसे सेसेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो बच्चों? इसे सेसेशन कहा जाता है। सेसेशन का मतलब होता है टू स्टॉप। क्या होता है बोलो जल्दी से मुझे? टू स्टॉप। तो इनका कहना है सर, कौन से ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर एक पार्टनर का इंटरेस्ट स्टॉप हो जाता है एलएलपी के अंदर, या पार्टनर नहीं रहता, मतलब उसका जो इंटरेस्ट है एलएलपी में वो रुक जाता है, वो नहीं रहता, उसके बारे में अभी हम लोग यहां पर क्या करेंगे, उसके बारे में सर अभी हम लोग यहां पर बातचीत करने वाले हैं। आर यू रेडी गाइस? फटाफट जल्दी से बोल देंगे, आर यू रेडी? यस। चलिए, तो सेक्शन नंबर 24 हेडिंग डालेंगे सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। फटाफट। सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। सेसेशन का मतलब लिख के रखो यहां पर, टू स्टॉप, टू सीज। ठीक है, आ जाओ सर। अब देखो, सबसे पहला बात कर रहा है रेजिग्नेशन के बारे में, और फिर इसके अलावा कुछ अदर मैटर्स के बारे में भी ये बात करते हुए यहां पर चल रहा है। ठीक है, तो देखिए, पहला, a person may cease to be a partner of LLP in accordance with an agreement with the other partners। क्या बोला यहां पर? देखो, as per the agreement आप यहां पर पार्टनर सीज हो सकते हो। जैसे मैंने पहले ही बोल दिया था, मैं 30 अक्टूबर 2025 को LLP को छोड़ दूंगा। तो इस केस के अंदर क्या हुआ? मेरा एग्रीमेंट डिसाइडेड है। पर सर मान लो अगर आपका कोई एग्रीमेंट डिसाइडेड नहीं होता है दूसरे पार्टनर्स के साथ, तो आप क्या कर सकते हो? नोटिस दे सकते हो राइटिंग में, पर कम से कम 30 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा कि मैं रिजाइन कर रहा हूं पार्टनरशिप के हिस्से। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल 13 तारीख है, 13 अक्टूबर, यहां से 30 दिन मुझे काउंट करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं जो रिटायर होना चाहता हूं ना पार्टनरशिप फॉर्म से, मैं वो 30 दिन बाद ही हो सकता है। एक अंदाजे से अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो यहां पर मान लीजिए 17 दिन ही हो गए, और अगले 13 दिन, यानी कि मैं 13 नवंबर के बाद ही यहां पर क्या कर पाऊंगा? 13 नवंबर के बाद
बाद ही रिटायर कर पाऊंगा, मेरे को 30 डेज का नोटिस देना पड़ता है। पर सर अगर एग्रीमेंट में आपका ऑलरेडी डिसाइडेड है कि मैं 15 अक्टूबर से काम नहीं करूंगा पार्टनर, तो उस केस के अंदर मुझे नोटिस नहीं देना पड़ता, क्योंकि बाकी पार्टनर्स को पहले से पता है ना। पर जब आपने कोई भी ऐसा कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं है जहां पर पार्टनर्स को पता नहीं है, तो उनको थोड़ा सा ब्रीदर टाइम तो दो। तो ब्रीदर टाइम कितने का दे के रखा है? 30 डेज का दे के रखा है दोस्तों। कितना दे के रखा है बोलो जल्दी से? 30 डेज का दे के रखा है, ठीक है ना। ऑल राइट सर, तो पहला पॉइंट एकदम इजी है। पहला पॉइंट यहां पर कह रहा है कि एक जो पार्टनर है ना, वो सीज हो सकता है। क्या हो सकता है बोलो बच्चों? वो सीज होता है, सीज टू बिकम पार्टनर, सीज टू बिकम पार्टनर। कैसे सीज टू बिकम पार्टनर? एक तो नोटिस देके। कैसे बोलो बच्चों? नोटिस देके, मतलब वो नोटिस अगर दे दे तो वो सीज टू बिकम पार्टनर हो जाए। पर सर मुझे एक बात बताओ, अगर उसने नोटिस नहीं दिया, ओ बेटे अगर उसने नोटिस वगैरह नहीं है, मतलब नोटिस दे दिया या नोटिस देने की जरूरत नहीं, अगर उसका पहले से क्या हो रखा है बच्चों? एग्रीमेंट हो रखा है। तो सवाल क्या बनता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा कम से कम 30 डेज का, मिनिमम 30 डेज का। एंड देन फिर उसके बाद आप क्या हो सकते हो दोस्तों? आप पार्टनर सीज हो सकते हो, मतलब कि आप रिजाइन कर सकते हो। तो रिजाइन करने से पहले 30 डेज का नोटिस। इसके अलावा दूसरा, पार्टनर shall be cease to become partner of LLP, मतलब इन केसेस के अंदर एकदम इमीडिएटली वो सीज हो जाता है। क्या काम है? एकदम इमीडिएटली स्टॉप टू बिकम पार्टनर हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा केस क्या है? अ पर्सन सीज टू बिकम पार्टनर कब? देखो ये तीनों कंडीशन अपन ने पढ़ी हुई है दोस्तों। कहां पर पढ़ी हुई है? पार्टनर की एलिजिबिलिटी में पढ़ी थी। वो अनसाउंड माइंड वाली चीज है, ही इज डिक्लेयर्ड टू बी अनसाउंड माइंड, या उसने अप्लाई किया है एडजुडी के इंसॉल्वेंसी के लिए, या जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है। बस पहला वाला पॉइंट यहाँ पर नया है दोस्तों। और वो क्या कि अगर मान लो पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो अब क्या पार्टनर रहेगा बेटा? वो भगवान ने उसको ऊपर बुला लिया, अब क्या पार्टनर? और इसके अलावा अगर LLP डिसॉल्व हो रही है, LLP डिसॉल्व हो रही है का मतलब क्या होता है? LLP का दिवाला निकल रहा है, LLP बंद हो रही है, तो उस केस के अंदर फिर ऑब्वियस सी बात है, जिस दिन LLP बंद हो रही है उसके साथ पार्टनर्स का जो संबंध है वो भी आपस में खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला क्या है? डेथ के कारण। या दूसरा क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ LLP के कारण। डिसोल्यूशन ऑफ LLP यानी कि LLP बर्बाद हो गई। तीसरा, तीसरा डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी। और इसके अलावा अनसाउंड माइंड। अगर पार्टनर पागल हो जाता है, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया गया है किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे कि एक पर्सन तुरंत पार्टनर बनने से सीज हो जाता है। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो यहां पर पार्टनर रिजाइन कर रहा है, मतलब सब कुछ बढ़िया है बट वो छोड़ के जाना चाहता है। यहां पर पार्टनर के साथ खुद बुरा हुआ है, एक तो वो नहीं रहा, या वो पागल हो गया, या वो बर्बाद हो गया। तो इस केस में वो तुरंत यहां पर मैं बोलूंगा गया भैया, अब आप पार्टनर नहीं रह सकते, ऐसा इसका मतलब होता है। दोनों का डिफरेंस समझ पा रहे हैं क्या? यार रेजिग्नेशन हो रहा है, रेजिग्नेशन मतलब वॉलेंट्री, खुद से छोड़ के जा रहा है बेटा। यहां पर रेजिग्नेशन नहीं हो रहा है, यहां पर वो क्या कर रहा है, उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जीवन में जिसके बाद अब वो पार्टनर रह ही नहीं सकता। यहां पर उन सेकंड सबसेक्शन इसके बारे में यहां पर बातचीत करता है। क्या ये बातें आपको क्लियर है क्या? दोनों पॉइंट्स को एक बार फटाफट रीड कर लो और बता दो मुझे, जल्दी से रीड करके बता दो मुझे। डन लिखेंगे बेटा सारे लोग?
चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। अब देखो थर्ड सबसेक्शन यहां पर क्या कह रहा है। देखिए थर्ड सबसेक्शन क्या बात कर रहे हैं। वेयर अ पर्सन हैज सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी, द ऑफ एलएलपी, द फॉर्मर पार्टनर, जैसे देखो ए बी और सी में से ए छोड़ के चला गया, तो ए को ये लोग नाम दे रहे हैं क्या, फॉर्मर पार्टनर। क्या नाम दे रहे बोलो बच्चों, ए को ये लोग नाम दे रहे हैं फॉर्मर पार्टनर, इज टू बी रिगार्डेड इन रिलेशन एज स्टिल बीइंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी अनलेस। इसका मतलब है कि कोई भी पार्टनर अगर छोड़ के जा रहा है ना, उस छोड़े हुए पार्टनर को भी हम लोग पार्टनर मानेंगे एलएलपी का, कब मानेंगे एलएलपी का, ठीक है ना। लेकिन दो केस के अंदर ही हम लोग नहीं मानेंगे। पहला क्या, कि अगर उस पार्टनर ने नोटिस दे दिया है, यहां पर नोटिस मतलब पब्लिक नोटिस यहां पर दे दिया है कि मैं पार्टनर नहीं हूं एलएलपी का, या उसने नोटिस दे दिया है बेटा यहां पर किसने, कि मैं एलएलपी का पार्टनर अब नहीं हूं, और एलएलपी ने इस बात को रजिस्ट्रार को बता दिया है। नोटिस दैट फॉर्मर पार्टनर सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी हैज बीन गिवन टू द रजिस्ट्रार, यानी कि रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं पार्टनर नहीं हूं। क्या कहा मैंने बोलो बच्चों, मैं पार्टनर नहीं हूं। तो देखो मैंने क्या, मैं अच्छे से ध्यान देना, मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने ये कहा कि एक पर्सन को, एक पर्सन जो छोड़ के जा रहा है पार्टनरशिप को, उसको हम लोग पार्टनर ही कंसिडर करते हैं वैसे, पर दो केसेस के अंदर ही नहीं करेंगे। कब, एक तो उसको नोटिस दे दिया, या एक तो उसने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दिया, या दूसरा उसने पब्लिक नोटिस दे दिया यहां पर कि अब मैं पार्टनर नहीं हूं पुराने एलएलपी का। मतलब सर ये कहना ये चाहते हैं कि एक पार्टनर अगर एलएलपी को छोड़ के जा रहा है, तो उसको ये दो बातों को कंप्लाई करना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा। एक तो पब्लिक नोटिस आम जनता को बता दो, नहीं तो आरओसी को इन्फॉर्म कर दो। ये आपको दोनों में से कोई भी एक आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज हम आपको पार्टनर मानते रहेंगे एलएलपी का, और आपकी लाइबिलिटी आती रहेंगी। तो अगर आप अपने लाइबिलिटी से मुक्त होना चाहते हो ना, तो ये दो काम करोगे, एक तो आप नोटिस दे दो कि मैं पार्टनर नहीं रहा, या दूसरा आप नोटिस दे दो यहां पर क्या, दूसरा आप एलएलपी को नोटिस दे दो, और एलएलपी इन्फॉर्म कर देंगी रजिस्ट्रार को कि भैया अब ये जो पुराना व्यक्ति है, जो मिस्टर ए है, वो हमको छोड़ के जा चुका है। ठीक है, चलिए सर आ जाओ तीसरा सबसेक्शन। तीसरा सबसेक्शन, तीसरा सबसेक्शन, अ पार्टनर, नहीं ऐसा लिखो, अ पर्सन हु इज सीज टू बिकम, a person who is ceased to become partner, a person who is ceased to become partner, a person who is ceased to become partner shall be treated as partner unless, अनलेस मतलब देखो, एक पर्सन जो नहीं है पार्टनर, उसको हम ट्रीट करेंगे पार्टनर जब तक वो क्या नहीं कर लेता, जब तक, जब तक पर्सन हैज नोटिस दैट, पर्सन हैज नोटिस दैट, notice that, person has noticed that former partner is C's partner, or notice of cessation of partner has been given to आरओसी, आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार। ठीक है, तो देखो सुनो सुनो सुनो, अच्छे से ध्यान देना, अभी मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। देखो
ये एलएलपी है। एलएलपी के अंदर 3 लोग हैं, ए, बी और सी। जो ए है ना दोस्तों, ये छोड़ के जा रहा है या छोड़ चुका है फॉर्म, ठीक है। ऑलराइट सर। अब इसके बारे में ना थर्ड पार्टी को पता है। क्या है बोलो बच्चों? पता है। क्या पता है? कि ए छोड़ चुका है, छोड़ चुका है, ठीक है। बट ए ने अभी तक आरओसी को नहीं बताया। ए ने अभी तक आरओसी को नहीं बताया कि मैं एलएलपी को छोड़ चुका हूं। थर्ड पार्टी को पता है पर आरओसी को नहीं बताया। थर्ड पार्टी को कैसे पता चला? उसने पब्लिक नोटिस दिया होगा तो पता चल गया होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर थर्ड पार्टी एलएलपी के साथ डील करती है तो मुझे बताइए क्या इस डील में एलएलपी के तीनों पार्टनर्स इन्वॉल्व रहेंगे, यानी कि एबीसी इन्वॉल्व रहेंगे या बी बी सी इन्वॉल्व रहेंगे, बी एंड सी इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है ना। कौन इन्वॉल्व रहेगा मुझे बताइए सर, कौन आपके हिसाब से इन्वॉल्व रहेगा मुझे बताइए सर आप, कि तीनों पार्टनर्स इन्वॉल्व रहेंगे या दो ही पार्टनर्स इन्वॉल्व रहेंगे? कौन इन्वॉल्व रहेगा? बताओ बताओ बताओ। सोच के जवाब देना। कौन इन्वॉल्व रहेगा? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सारे बच्चे कि सर इसके अंदर सिर्फ बी और सी ही इन्वॉल्व रहेंगे। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी को नोटिस है, थर्ड पार्टी को पता है। यहां पर क्या पता है? कि भैया जो ए है ना ये आउटसाइडर वाला पार्टनर है करके, उनको ऑलरेडी पता है सर। तो ऐसे केस के अंदर, ऐसे केस के अंदर हम लोग बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे? बी एंड सी ही रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, ठीक है। ऑलराइट सर, चलिए आ जाएंगे। थर्ड सब सेक्शन हुआ यहां पर। फिर फोर्थ देखो यहां पर क्या इनका कहना है कि सेसेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम एलएलपी डज नॉट इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी टुवर्ड्स पार्टनर या अदर पर्सन फॉर द एक्ट्स व्हिच हैज बीन इनकर्ड व्हाइल ही वाज अ पार्टनर। ये तो पार्टनरशिप का पॉइंट है कि जब एक व्यक्ति ऑलरेडी पार्टनर था और उसके बाद वो सीज हो रहा है तो पुराने एक्ट्स के लिए क्या वो पार्टनर लायबल होता है क्या? हाँ सर वो लायबल होता है। ये तो यार अपने को पता है ना कि पुराने एक्ट्स के लिए वो पार्टनर लायबल होता है क्या? 100% सर रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलो सर आ जाओ, लिखो यहां पर अ पर्सन हु ceases to be partner shall be liable for all acts of LLP while he was partner, while he was partner, while he was partner, ठीक है। आ जाओ सर अगला, नेक्स्ट फिफ्थ। फिफ्थ सबसेक्शन देखो क्या कह रहा है। अ पार्टनर ऑफ एलएलपी सीजेस टू बी अ पार्टनर, अ पार्टनर ऑफ एलएलपी सीजेस टू बी अ पार्टनर, ए छोड़ के जा रहा है। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एलएलपी एग्रीमेंट द फॉर्मर पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड टू द शेयर consequence to the death of the ownership या former partner shall be entitled to receive from LLP। जितना भी उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया था और जब तक जितना भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है वो क्या कर सकता है दोस्तों? मांग सकता है। देखो ये क्या कह रहा है यहां पर। सर मान लो यहां पर है ना ए, बी और सी तीन पार्टनर्स आए थे, तीनों ने 10-10 लाख रुपए यहां पर लाया था। 30 लाख रुपए कैपिटल कंट्रीब्यूशन था। इतने सालों में इन लोगों ने 90 लाख रुपए की कमाई की। बेटा कितने की कमाई की? 90 लाख रुपए की कमाई थी। अभी के लिए अज्यूम करते हैं कि इक्वल शेयर था, इसका मतलब 30 लाख रुपए ए का, 30 लाख रुपए बी का, 30 लाख रुपए सी का। तो मुझे बताइए अगर ए यहां पर छोड़ के जा रहा है तो ए क्या मांग सकता है? 10 लाख रुपए जो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो मांग सकता है, और 30 लाख रुपए जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है यानी कि 40 लाख रुपए यहां पर ए मांग सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ए या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो ये मांग सकते हैं। मतलब कैपिटल का पैसा प्लस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पैसा। अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि यहां प्रॉफिट के जगह क्या होता? 9 लाख का नुकसान होता तो 3-3 लाख का लॉस हो जाता, तो उस केस में 7 लाख रुपए यहां पर ए मांग सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मांग सकता है। ऐसा ये पॉइंट यहां पर बोल रहा है। तो आप क्या मांग सकते हो दोस्तों? तो अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एलएलपी एग्रीमेंट, आप यहां पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो किया था वो और जितना भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ये सारे चीजों को आप लोग मांग सकते हो। जब आप पार्टनरशिप को छोड़ के जा रहे हो ना
तब के बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। 6 पॉइंट देखेंगे। 6 सबसेक्शन कह रहा है अ फॉर्मर पार्टनर या पर्सन एंटाइटल्ड टू हिज शेयर इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ फॉर्मर पार्टनर शैल नॉट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट। ऑब्वियसली बात है कि अगर कोई पार्टनर एलएलपी को छोड़ चुका है तो छोड़ने के बाद वो इंटरफेयर कर सकता है क्या एलएलपी के कामकाज में? नहीं सर, वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। नो राइट टू इंटरफेयर। क्या कहा मैंने? बोलो, नो राइट टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी। भैया आप एलएलपी के मैनेजमेंट के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। 100 बात की एक बात ऐसा हम लोग यहां पर आपसे कह रहे हैं। क्या कह रहा हूं मैं? बोलो कि आप एलएलपी के अंदर इंटरफेयर कर सकते हो क्या? नहीं सर, आप एलएलपी के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। बस ऐसी ही चीज यहां पर बोली जा रही है। गॉट इट एवरीवन? क्या सभी लोगों को ये बातें आपको क्लियर है क्या? चलो सेक्शन नंबर 24 को एक बार प्यारा से रिवाइज करवा देता हूं एंड देन फिर उसके बाद अपन लोग मतलब अपन लोग सेशन को एंड करेंगे एंड देन फिर अपन लोग अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। देखो पहला क्या सर, पहला तो बोला अगर पार्टनर रिजाइन कर रहा है तो एग्रीमेंट के हिसाब से कर सकता है, पर एग्रीमेंट नहीं है तो नोटिस दे देना 30 दिन का। कुछ केस में इमीडिएटली सेसेशन हो जाता है, डेथ, डिसोल्यूशन, अनसाउंड माइंड कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा या इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया। इसके अलावा क्या बोला है यहां पर? इसके अलावा बोला कि एक पार्टनर जो है ना बच्चों, वो जब तक पार्टनर, समझना, एक पार्टनर जो छोड़ चुका है पार्टनरशिप को, पर फिर भी वो पार्टनर कंसिडर किया जाएगा कब तक? जब तक थर्ड पार्टी को पता नहीं चल जाता कि ये व्यक्ति पार्टनर नहीं है या ये व्यक्ति जो छोड़ा है पार्टनरशिप को वो आरओसी को डिलीवर नहीं कर देता इस बात को कि अब मैं पार्टनर नहीं हूं। इसके अलावा एक बात ध्यान रखना है यहां पर, क्या इसके अलावा इनका कहना है कि जो जितने भी पुराने एक्ट्स है, जब वो व्यक्ति पार्टनर था उन एक्ट्स के लिए वो लायबल होता है। फिर सर जब पार्टनरशिप सीज हो जाती है यहां पर तो पार्टनर क्या क्या क्लेम कर सकता है? यहां पर दो चीजें, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस यहां पर आ सकते हैं। और इंटरफेयर कर सकता है क्या? नहीं सर, इंटरफेयर एक बार सीज होने के बाद नहीं कर सकता। तो ऐसा लिखो, ऑन सेसेशन पार्टनर फर्म से क्या क्लेम कर सकता है? कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, accumulated profit slash loss, accumulated profit slash loss। डन। फिर सिक्स्थ नो राइट टू इंटरफेयर इन मैनेजमेंट ऑफ एलएलपी। सर एक बार कोई पार्टनर छोड़ गया तो दोबारा से इंटरफेयर कर सकता है क्या हमारे लाइफ में? नहीं सर, नहीं कर सकता। यहां पर पार्टनरशिप में नहीं कर सकता, ऐसा यहां पर बोला गया है। ठीक है, चलो सर, डन 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 डन। ऑल राइट सर, चलिए आज के लिए दोस्तों फिर करेंगे केवल और केवल इतना। कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसको कल के क्लास में, है ना? तो आप एक बार बढ़िया से रिवाइज करके आ जाना। आज अपन ने जितनी भी चीजें पढ़ी है, ठीक है ना, पूरे पॉइंट्स को एकदम इज्जत में रिवाइज करके आ जाना अगले क्लास से पहले। फिर अगले इसको अपन क्या करेंगे, इसको अगले नेक्स्ट पॉइंट्स को पढ़ना अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन।